हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है 4 अक्टूबर को। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम यूपीएससी का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को शेड्यूल है। तो उसी के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी आगे भी काम आएगा आपके। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम जानेंगे कुछ जो है एग्रीकल्चर से जुड़े एक्ट हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है पहले नंबर पे मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016, है ना। एक एक्ट है जिसका नाम है द मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016, है ना। तो यह एक्ट जो था ये किस बाई तजामुल हक कमेटी, ये एक्ट जो है तजामुल हक कमेटी के द्वारा बनाया गया, है ना। और मतलब रिकमेंडेशन किया गया। और तजामुल हक कमेटी जो है ये नीति आयोग द्वारा बनाई गई थी। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 है यह नीति आयोग द्वारा बनाई गई तजामुल हक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है ना। और नीति आयोग के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी नाम आता बता ही देता हूँ मैं आपको। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसका पूर्ववर्ती कौन था? योजना आयोग। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह पे नीति आयोग का निर्माण किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष यानी कि नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री से जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्म दिवस है। तो मैं आप सब लोगों की तरफ से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों की तरफ से ही उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे देश में युवा हैं जो रोज़गार के लिए परेशान हैं, उनको पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो रोज़गार पे थोड़ा सा और फोकस करें ताकि हमारे युवा जो है वो बेरोज़गार ना बैठें, कहीं ना कहीं उनको रोज़गार का अवसर मिले। ठीक है। तो आपके जो नीति आयोग के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो द मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016, है ना। तो ये तजामुल हक कमेटी द्वारा बनाया गया और इसकी गठन, इस कमेटी का गठन किसने किया था? नीति आयोग ने किया था, है ना। और नीति आयोग जानते हैं जैसा कि क्या है, ये थिंक टैंक है, ये गवर्नमेंट थिंक टैंक, ये सरकार का एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। आपको पता है कि ये कैसा है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन स्टेचुरी बॉडी है। नीति आयोग कैसी है? गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक, है ना। तो गैर संवैधानिक का मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं, और गैर वैधानिक का मतलब किसी कानून के तहत नहीं बनाया गया है, बस प्राइम मिनिस्टर का जो आपका जो मंत्रिमंडल कैबिनेट होता है उसके रेजोल्यूशन से पास हुआ है, इसीलिए गैर संवैधानिक है और गैर वैधानिक है। इसी तरीके से योजना आयोग भी जो उसका पूर्ववर्ती था वो भी गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक था, यानी कि नॉन स्टेचुरी और आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक है। तो अब ये द मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट क्यों बनाया गया जान लेते हैं। तो इसके नीचे पॉइंट लिखा हुआ है 86% लैंड होल्डिंग इन इंडिया। भारत की 86% जो कृषि है, लैंड होल्डिंग मतलब यहाँ पे जो कृषि है कैसी है? स्मॉल एंड मार्जिनल, लघु एवं सीमांत है। 86% लैंड होल्डिंग इंडिया, यानी भारत में जो लैंड होल्डिंग मतलब जमीन है, किस जमीन की बात कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चरल, है ना। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें जो 86% है वो कैसी है? स्मॉल है और मार्जिनल है, यानी लघु और सीमांत है। तो अब लघु और सीमांत क्या होता है उसके डेफिनेशन भी में क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि सर ये लघु और सीमांत क्या है। तो लघु, पहले सीमांत देख लेते हैं। बिलो 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। अगर किसी किसान के पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, 1 हेक्टेयर से कम है, तो हम कहेंगे कि वह एक सीमांत किसान। इसी आधार पर तो जैसे गवर्नमेंट आपकी पीएम किसान, है ना, तो उसी आधार पर कि कौन से किसानों को योजना का लाभ मिलेगा, तो जैसे कि भाई सीमांत किसान को मिलेगा, लघु किसान को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, तो उसी भूमि के आधार पर तय किए जाते हैं। तो
अगर किसी कृषक के पास में, किसी फार्मर के पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी तो हम कहेंगे वह एक सीमांत किसान है, या इंग्लिश में उसे मार्जिनल फार्मर कहेंगे, है ना। तो अगर भूमि का कोई 1 हेक्टेयर से कम का है तो क्या कहेंगे हम कि वो क्या है, मार्जिनल है। अब दूसरा है लघु यानी कि स्मॉल, 1 हेक्टेयर एंड अबव बट बिलो 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर एवं उससे अधिक लेकिन 2 हेक्टेयर से कम। तो देखिए 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन है उन्हें मार्जिनल कहेंगे, लेकिन अगर किसी की 1 हेक्टेयर जमीन है किसी के पास में, यहाँ पे 1 से कम की बात है, 1 से कम है, लेकिन अगर 1 हेक्टेयर जमीन है पूरी, 1 से कम है तो मार्जिनल, अगर 1 हेक्टेयर है तो वो क्या कहलाएगा, लघु या सीमांत किसान कहलाएगा। और 1 हेक्टेयर या उससे ऊपर लेकिन 2 हेक्टेयर से कम, 2 नहीं होनी चाहिए, 2 हो जाएगी फिर वो स्मॉल फार्मर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि 86% लैंड होल्डिंग जो भारत में है वो स्मॉल है और मार्जिनल्स है। तो स्मॉल का मतलब 1 हेक्टेयर से कम होगा, और मार्जिनल का मतलब 1 हेक्टेयर से कम होगा, और स्मॉल का मतलब 1 हेक्टेयर या उससे ऊपर होगा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम होगा, है ना। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि ये जो जमीन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, कैसे के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो अब जैसा कि इसका नाम है लैंड लीजिंग एक्ट, है ना, लैंड लीजिंग एक्ट, तो यह एक्ट क्यों लाया गया और नीचे पॉइंट लिख दिया गया। तो इस एक्ट का और इन छोटे छोटे खेत के टुकड़ों से क्या अभिप्राय है। देखिए हमारी जो सरकार है किसानों की आय दोगुनी करने पे काम कर रही है, आपको बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जमीन के मतलब किसानों के पास जमीन बहुत कम है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो क्या होता है जो खेत के छोटे छोटे भूमि के छोटे टुकड़ों में उतनी पैदावार नहीं हो पाती है, और उसमें बड़े बड़े कृषि यंत्रों का भी प्रयोग नहीं हो पाता है, और उसमें लागत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े हैं। तो सरकार इसके लिए एक लैंड लीजिंग एक्ट लाई। तो इसमें क्या होगा, लीजिंग का मतलब क्या है, लीजिंग में क्या होगा कि जो छोटे छोटे आपके खेत होते हैं, आपके जो छोटे छोटे खेत होते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, उनको हम मिला सकते हैं। तो लीजिंग में आपका ये होगा, है ना। तो लीजिंग में क्या होगा कि दो या दो से अधिक छोटे खेतों को मिलाकर के एक बड़ा खेत बनाया जा सकता है। लीजिंग में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत बनाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो छोटे खेत की समस्या होगी वो आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। छोटे खेत की समस्या आपकी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और दूसरा फायदा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपकी हमने देखा होगा, जैसे मान लो किसी के पास, मान लीजिए मेरे पास कृषि योग्य ज़मीन है, लेकिन मैं तो कृषि करता नहीं हूँ, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अपनी जो कृषि किसी को क्या हुआ, अपनी जो मतलब कृषि योग्य भूमि है वो किसी को बटाई पे दे रखी है, वो उस पर खेती कर रहा है और उसके बदले में वो मुझे कुछ पैसे या अनाज देता है। लेकिन क्या होगा, अभी सरकार ने एक योजना चलाई PM किसान की, जो लघु सीमांत किसान है उनको जो 2000 रुपये क्वार्टरली या 1 ईयर में 6000 अमाउंट उनके अकाउंट में दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा वो भूस्वामी को मिल जाएगा, भूस्वामी को ही सरकार किसान मानेगी जिसके नाम पे ज़मीन है। अब मेरे पास ज़मीन है तो जो 6000 रुपीज़ है वो तो मेरे पास आएंगे, लेकिन क्या मैं किसान हूँ, नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। तो जो एक्चुअल में फार्मर है उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो लीजिंग एक्ट के तहत क्या होगा, इसके तहत फायदा भी होगा कि जो भू राजस्व अभिलेख होता है ना, जहाँ पे किसानों का नाम होता है, वहाँ पे भूस्वामी की जगह किसान का नाम आ जाएगा। मान लीजिए वहाँ पे भूस्वामी की जगह किसान का नाम आ जाएगा। तो जब किसान का नाम आ जाएगा जो एक्चुअल में कृषि कर रहा है, तो सरकार जो भी योजनाएं का लाभ पहुँचाना चाहती है वो एक्चुअल किसान तक पहुँच जाएगा। तो लैंड लीजिंग से फायदा होगा कि 2 छोटे टुकड़ों को, मान लीजिए मेरे पास खेत था और मैंने किसी और का, मेरे पास खेत के पास छोटा टुकड़ा था और किसी और का था, तो मैंने उसे लीज पे लेकर के उन 2 टुकड़ों को मिला लिया और मैं कृषि कर रहा हूँ। तो एक तो ये होगा कि 2 छोटे टुकड़े एक मिलकर बड़ा एक भूमि बन जाएगी, उस पर लागत भी कम आएगी, उस पर कृषि यंत्रों का प्रयोग भी आसानी से हम कर सकेंगे। दूसरा क्या होगा, किसान एज ए किसान मेरा नाम होगा तो जो भी बेनिफिट मिलना होगा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये लीजिंग एक्ट, लैंड लीजिंग एक्ट बनाया गया तजामुल हक कमेटी के द्वारा। क्यों? क्योंकि यह जो है लघु और सीमांत जो खेत है उनकी समस्या को कम करने में मदद करेगा। कैसे करेगा? जब 2 छोटे टुकड़े मिलकर के एक हो जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा और किसानों को उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात इसमें ये भी है कि अभी तक जो भी बटाईदार होते हैं कभी भी उनका नाम भू राजस्व में कोई भी भूस्वामी नहीं डलवाता है। क्यों? इससे क्या होता है
इससे उनके मालिकाना जो भूस्वामी हैं उनके मालिकाना हक जाने का खतरा बना रहता है कि ऐसा न हो कहीं कि कुछ समय बाद जो किसान खेती कर रहा है भूस्वामी की ज़मीन पे, ये ज़मीन सरकार उसी को दे दे। तो लीजिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लीजिंग में अब जो किसान होगा उसका नाम आएगा, लेकिन लीजिंग में कभी भी जो है किसान को भूस्वामी नहीं माना जाएगा, किसान को कभी भी भूस्वामी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो इसमें ये समस्या भी दूर हो गई। ये इसलिए किया गया है ताकि भूस्वामी जो है अपने खेत को लीज पे दे, नहीं तो देंगे ही नहीं, है ना। अगर उनको ये डर रहेगा कि मेरी भूमि कुछ समय बाद चली जाएगी तो देंगे ही नहीं। तो इसमें जो है किसान को लाभ मिलेगा, क्योंकि भू राजस्व अभिलेखों में उसका नाम आ जाएगा। तो किसान को सरकार जो बेनिफिट देना चाहती है वो किसान को मिल जाएंगे, भूस्वामी को नहीं मिलेंगे। और भूस्वामी की ज़मीन सिक्योर हो जाएगी। तो लैंड लीजिंग एक्ट में जो मालिकाना हक होगा वो किसी भी हालत में जो है किसान को नहीं मिलेगा, वो भूस्वामी का है, भूस्वामी का ही रहेगा। तो ये आप समझ होंगे कि लैंड लीजिंग एक्ट क्या है, उसके तहत क्या प्रावधान है, ठीक है। और ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं, तो जिनके पास इतनी ज़मीन होगी वो स्मॉल फार्मर्स, और इतनी ज़मीन होगी वो आपके मार्जिनल फार्मर्स कहलाएंगे। दूसरा एक्ट है द मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट 2018, है ना। तो ये आपका लीजिंग एक्ट था, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप जानेंगे कि लीजिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या अंतर, लीजिंग और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। बाई दलवाई समिति, यह किसके द्वारा तैयार किया गया, ये तजामुल हक कमेटी के द्वारा, ये किसके द्वारा, दलवाई समिति के द्वारा। तो आपकी जो दलवाई समिति है, यही दलवाई समिति ब्रैकेट में लिखा है किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित समिति, यानी जो सरकार ने ये प्रयास कर रही है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, तो उसके लिए सरकार ने जो समिति बनाई थी, उस समिति का नाम क्या था, दलवाई समिति। तो यही समिति जो है किसानों की आय को दोगुना करने से भी संबंधित है, और इसी समिति के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी बनाया गया है, ठीक है। तो लेकिन यह एक्ट क्या है, आपका APLM है, एक APLM एक्ट दूसरा है ना। तो ये उसका भाग नहीं यहाँ पे पहले ये जो एक्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, ये APLM एक्ट का भाग नहीं है। अच्छा, तो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है ना। आप सब लोगों ने पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब जरूर खाया होगा, है ना। और उसके साथ में आपने टोमेटो सॉस, केचप भी खाया होगा। तो टोमेटो सॉस या केचप जिसे कहते हैं, आपको पता है टोमेटो तो टोमेटो से बना होगा। तो अब कंपनियां बनाती हैं ना, किसान का आता है, पतंजलि का आता है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो जो भी कंपनी टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप बना रही है उसको टोमेटो चाहिए होंगे, ऐसा तो नहीं कि बिना टोमेटो के टोमेटो केचप बन जाएगा। अब कंपनी को बढ़िया अच्छी क्वालिटी का टोमेटो होगा, है ना, बढ़िया फ्रेश होगा, तभी तो अच्छा केचप तैयार होगा। तो जो भी कंपनी है बनाने वाली उसको टोमेटो चाहिए, तो भाई टोमेटो तो किसान से ही मिलेगा। अब वो मंडियों में जाकर के खरीदेंगे, पहले किसान से मंडियों में जाएगा, फिर मंडी से वो खरीदेंगे, तो वो क्या स्पॉइल हो जाएगा। आप जानते हैं कि टमाटर आपको पता होगा कि इस समय टमाटर ने महंगाई पकड़ रखी, क्यों पकड़ रखी है, आपको पता है कि जो आपका टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ये इनको बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या होता है ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इनके रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जैसे शॉर्टेज होती है रेट इनके आसमान पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी आपकी केचप बनाने वाली कंपनी है, सॉस बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करती है, किसान से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं किसान हूँ, कंपनी मेरे पास है, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो कंपनी ने हमसे कहा कि ठीक है, हम आपसे एक अनुबंध यानी एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप अपनी 2 एकड़ भूमि पे जो है टमाटर उगाएंगे और हमको बेचेंगे। तो मैं बोलूँगा अब मैं टमाटर उगाऊँ, आपको बेचूँ, लेकिन क्या पता नहीं क्या रेट आप खरीदोगे। अब कहीं टमाटर सस्ता हो गया तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा, मैं तो गेहूँ उगाऊँगा। तो वो कहेंगे नहीं, हम आपको 50 रुपीज़ पर केजी अभी से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपसे, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा, हम आपसे तय कर लेंगे कि आपको 2 एकड़ में जो है या जितनी भी आपके पास ज़मीन है उसमें टमाटर उगाना है, और उसका जो भी रेट 40-50 रुपये 30 रुपये रखना हो वो फिक्स कर लेंगे। तो जब किसान को लगता है ठीक है, मैं इतने 2 एकड़ में अपना टमाटर उगाऊंगा और इस कंपनी ने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और इस रेट खरीदेगी, तो उससे पता चल जाता है कि मुझे इससे इतनी इनकम होगी, तो आसानी से वो कैलकुलेट कर लेता है और उसको फ़ायदे में होता है तो वो आराम से कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि कंपनियां जो सब्जी, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कई सारे स्टोर्स होते हैं सब्जी के, तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसानों से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जब किसान अपना माल मान लीजिए कहीं छोटी बाजार में लोकल मार्केट में बेचेगा तो बिचौलिए खरीदेंगे, फिर वो
तो उनको उतना लाभ नहीं होगा। यहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो डायरेक्ट कंपनी को बेचते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लीजिंग में अंतर, क्या अंतर है? लीजिंग में क्या होता है, दो खेत के छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ा खेत बना लिए। दो लोग हैं, दो लोगों के छोटे छोटे टुकड़े थे, मैंने उनसे लीज पे ले लिया, मैंने उनसे क्या किया, लीज पे ले लिया और उन दोनों टुकड़ों पे खेती में करने लगा। तो उनको फ़ायदा क्या होगा, उनका पड़ा रहता था, छोटे टुकड़े थे, कोई खेती करता नहीं था, तो उनको कोई उससे इनकम भी नहीं आती थी। अब मैंने उनको कुछ पैसे दे करके उनके खेत को ले लिया। अब जब मैंने लीजिंग पे ले लिया तो अब किसान की जगह पे मेरा नाम आ जाएगा, तो सरकार को जो बेनिफिट किसान को देना है वो मुझे मिल जाएगा और उनकी ज़मीन उनकी ही रहेगी, तो इसलिए वो मुझे आसानी से लीज पे अपना खेत दे भी देंगे। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि जब कोई कंपनी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि आपको ये चीज़ उगानी है और और हम इस रेट इसको आपसे खरीद लेंगे, तो किसान आसानी से कर देता है। तो ये दो चीज़ें आपने जान ली कि मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट कब आया, 2016 में आया। कौन सी कमेटी द्वारा लाया, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात आपको कमेटी पता चल गई, हो सकता है किस कमेटी के द्वारा, है ना। यहाँ पे दलवाई समिति, यहाँ पे तजामुलक कमेटी है। किसके द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी? नीति आयोग के द्वारा बनाई गई थी। लघु और सीमांत किसान क्या होते हैं, है ना। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है कि लैंड लीजिंग एक्ट कब तैयार किया गया, 16 में है। किसके द्वारा? तजामुलक कमेटी के द्वारा 2। किसके द्वारा बनाई गई थी? नीति आयोग के द्वारा 3, है ना। भारत में लैंड होल्डिंग्स स्मॉल एंड मार्जिनल कितने परसेंट है? 86%। 4 स्मॉल एंड मार्जिनल किसान, है ना, क्या इनकी डेफिनेशन होती है? कम से कम 7-8 चीज़ें आपको इसमें पता चल गई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम नज़दीक है, पीसीएस का भी एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हो जाए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आज और भी अच्छी है ना। क्या अच्छी है? अभी आप देखेंगे, आपका वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, है ना। वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल चैनल जानते हैं आप सब लोग कि यहाँ पे आप हमारे साथ में इकॉनमी पढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकॉनमी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रफुल्ल सर के द्वारा जो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और जो है आपकी ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको मिल रहे थे। आज से आपको यहाँ पे जो साइंस के लेक्चर्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। आपका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसका, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से कमेंट्स भी किए हैं। तो अब आपका इस तरीके से जो है आपका अब साइंस भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। साइंस में आपका बायोलॉजी जो है शुरू हो चुका है, तो उसके लेक्चर्स जो है बायोलॉजी का पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो जिन लोगों ने देख लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो देख लें, काफ़ी अच्छा लेक्चर है वो। तो ठीक है, तो इस तरीके से जिस प्रकार हम आपसे जो है यूपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की समग्र तैयारी का आपसे प्रॉमिस करते हैं, तो उसी प्रॉमिस के तहत जो है हम यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ आपको इकॉनमी मिल रहा है। कुछ समय बाद और भी चीज़ें आएंगी और बट यहाँ पे आपको जो है अभी आपके 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी और आज से आपका शुरू हो गया साइंस। साइंस में क्या शुरू हो गया है आपका बायोलॉजी। तो ठीक है, आप लोग जो है इसको पढ़िए और इसको अपने नोट्स में जो है अपडेट करिए और फिर हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।